इंडिया के जो लेटेस्ट जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा अस्टाउंडिंग, बहुत ही माइंड ब्लोइंग नंबर सामने आए हैं। सभी की एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए इंडिया की जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो हैं 8.4% और इकोनॉमिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को तो हमने बीट किया ही है, जो कि 6.6% के आसपास की ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहां तक कि आरबीआई की एक्सपेक्टेशंस को भी बीट किया है, जिसका यह कहना था कि इंडिया का Q3 में जीडीपी का ग्रोथ 6.5% होगा, लेकिन हमने 8.4% की ग्रोथ को दर्ज किया है। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, इमीडिएटली, ये आंकड़े परसों सामने आए हैं एंड इमीडिएटली कल वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया, कहते हुए कि इंडिया की तो कैलकुलेशन ही गलत है, असल में यहाँ पर ग्रोथ नहीं, इंडिया में असल में स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को जीडीपी के ऊपर नहीं, बल्कि इंडिया शुड फोकस ऑन समथिंग कॉल्ड एज GVA, जिसमें कि ग्रोथ नहीं बल्कि स्लोडाउन देखने को मिली है। आप देख पाएंगे ये वेस्टर्न मीडिया का न्यूज़पेपर है ब्लूमबर्ग, जिसमें खबर सामने आई है इंडियाज ब्लो आउट जीडीपी बेस्ड ऑन डेटा डिस्टॉर्शन, मतलब कि डेटा के साथ छेड़खानी करी गई है जो कि स्लोडाउन को छुपा रहा है, जबकि रियलिटी में इंडिया में स्लोडाउन हो रहा है। दिस इज व्हाट दिस न्यूज़पेपर मीन्स टू से। समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं, किन किन चीज़ों के आधार पर यह बात कही गई है, और जो फैक्ट्स हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, बिकॉज इस चीज़ को लेकर जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है वो ऑलरेडी सामने आ चुकी है और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने भी इसको लेकर एक टिप्पणी कर दी है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, कल यानी कि रविवार के दिन आपको आना है प्रयागराज में। अनअकैडमी अपना सबसे बड़ा सेमिनार कंडक्ट कर रही है उत्तर प्रदेश में। 3 मार्च को सुबह 11 बजे सेमिनार किया जाएगा इलाहाबाद के मेडिकल एसोसिएशन ऑडिटोरियम में। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, IAS एग्जाम की, तो आपकी रणनीति को डिसाइफर करने के लिए अनअकैडमी के कई सारे एजुकेटर्स वहाँ पे उपलब्ध होंगे। आपको इस सेमिनार में आना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऑल राइट, सो हमने कल नंबर्स देख लिए थे। 29 फरवरी को शाम की बात है जब ये नंबर्स सामने आए थे। हमारी जो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बेसिकली इन नंबर्स को पेश किया गया था। इन्होंने यहाँ पर साथ में ये भी बताया कि नंबर्स के बढ़ने के पीछे जो मेन कारण है वो मैन्युफैक्चरिंग का है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग में 11.6% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमें 9.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। इन्होंने इस चीज़ को माना कि इवन दो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो अनफॉर्चुनेटली उसमें हमें गिरावट या फिर स्लो डाउन देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, इमीडिएटली कल मॉर्निंग की ही खबर है, ब्लूमबर्ग के द्वारा पेश किया गया कि इंडिया का जीडीपी डेटा जो है वो असल में गलत है। डेटा डिस्टॉर्शन के ऊपर ये पूरी कहानी बनाई गई है। इनका कहना क्या है उसको समझ लेते हैं इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। देखिए, जीडीपी की जो कैलकुलेशन है उसका जो फॉर्मूला होता है, जो कि इंडिया अब इस्तेमाल कर रहा है, सिंस 2015 हम लोग इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एज द ग्रॉस वैल्यू एडिड। पहले इसको लिया जाता है, उसके अंदर टैक्सेस को ऐड किया जाता है और उसमें से सब्सिडीज को माइनस किया जाता है। ये फॉर्मूला के आधार पर हम लोग जीडीपी की कैलकुलेशन को पेश करते हैं। हम लोग मतलब कि हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स का जो ऑफिस है वो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। इसके पहले हम लोग कई सारे तरीके इस्तेमाल करते थे, जैसे कि एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। उसके बाद हम लोग एक टाइम पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वाला मेथोडोलॉजी भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट उन जो तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती है। वेस्ट का ये कहना है कि हमें जीडीपी पर नहीं, हमें जीवीए पर फोकस करना चाहिए, सो दैट हमें जो रियल पिक्चर है वो समझ आ सके। अब अगर आप जीवीए का नंबर देखोगे तो जीवीए में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो केवल 6.5% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि गलत नहीं है। ये हमारी ही रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जीवीए की जो ग्रोथ है वो 6.5% की ही देखने को मिली है। वेस्ट ये मानता है कि हमें जीवीए के नंबर पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज उसमें आप नेट टैक्सेस को हटा देते हो।
आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि असल में इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। ये आप देख पाएंगे, ये वाले जो ग्राफ में दिख भी रहा है कि जीडीपी जो है वो ऊपर 8.4% को जा रही है और जो जीवीए है वो 6.5% को जा रही है। बल्कि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इवन दो जीडीपी का जो आंकड़ा है वो Q2 में 8.1 था और यहाँ पर 8.4 हुआ है, लेकिन जो जीवीए है वो 7.7 से गिर कर के 6.5% पे आया है। मतलब कि जीवीए में यस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है, यस जीवीए में स्लोडाउन देखने को मिला है, लेकिन ये गलत क्यों है, ये समझना इस तरीके से गलत क्यों है उसको जान लेते हैं। देखिए, जो जीडीपी और जीवीए की कैलकुलेशन होती है इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सब्सिडीज और टैक्सेस की। अगर हम बात करें इस फॉर्मूला को फिर से देखिए, इस फॉर्मूला में क्या है, जीवीए के साथ में आपको टैक्सेस को ऐड करना है और सब्सिडीज को कम करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। Q3 मतलब कि पिछली तिमाही में हुआ क्या, जो फैक्ट्स बताते हैं, जो टैक्स की कलेक्शन है सरकार की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए कि एक समय ऐसा था जब हमारी टैक्स की कलेक्शन में केवल 8% की ग्रोथ हुई थी, दूसरी तिमाही में केवल 12.8% की ग्रोथ हुई थी, लेकिन दोस्तों तीसरी तिमाही में हमारी टैक्स की कलेक्शन में 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्योंकि टैक्स की कलेक्शन सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से जीडीपी का जो आंकड़ा है उसमें हमें अच्छी बढ़त देखने को मिली है। नंबर 2, सब्सिडीज को जिसको कि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, पिछली तिमाही में फॉर्चुनेटली सब्सिडीज का जो खर्चा था वो काफ़ी गिर गया। फर्टिलाइजर की सब्सिडी को लेकर एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट का फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर जो खर्चा है उसमें 70% की गिरावट देखने को मिली है। अब क्योंकि हमें सब्सिडीज को माइनस करना है और सब्सिडीज अपने आप में कम हो गई हैं, उसका मतलब उसकी वजह से भी जीडीपी में हमें एक ग्रोथ देखने को मिला है। ये असल में फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे जीडीपी में हमें सडनली इतना ज़्यादा जो ग्रोथ है वो देखने को मिल चुका है। और बाय द वे इस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर हमारे जो सीईए हैं, जिनको मैं कहूँगा कि इंडिया की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है इंडिया के इकोनॉमी के नंबर्स को लेकर, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर आज मॉर्निंग में ये चीज़ बोली है, सीईए डिसमिसेस कंसर्न्स। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया कहने लगा कि जीवीए में तो गिरावट आई है, जीडीपी में तो ग्रोथ आई है, तो ये डाइवर्जेंस क्यों है आंकड़ों में, अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। सीईए ने कहा ये कोई नई बात नहीं है, कैलकुलेशन को देखने का तरीका है। इन्होंने भी सेम बात बोली कि देखिए फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ में 70% की गिरावट देखने को मिली है, ये काफ़ी बड़ा पुश मिला जिसकी वजह से जीडीपी में हमें आज इतनी ग्रोथ देखने को मिली है। इन्होंने बल्कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स बातें करी जिसमें हमें उतना घुसने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इन्होंने यही कहा कि अगर आज की डेट में मैं जीडीपी को एक्सपेंडिचर मेथोडोलॉजी से कैलकुलेट करने लग जाऊँ, उस केस में तो मेरे जो जीवीए के नंबर्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि कौन क्या कह रहा है। इन्होंने बल्कि आश्वासन दिया कहते हुए कि डोमेस्टिक डिमांड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आज भी इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, जो कि हमें दूसरी इकोनॉमीज़ में देखने को नहीं मिल रही हैं। सेकेंडली इन्होंने कहा द इंडियन इकोनॉमी इज टिकिंग मैनी बॉक्सेस इन द राइट मैनर, तो हमें यहाँ पर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बाय द वे अगर हम जस्ट क्लियर कर दें ये जीडीपी और जीवीए वाली डिबेट, देखिए माना जाता है कि जीवीए एक बहुत ही अच्छा फैक्टर माना जाता है, बहुत ही अच्छा पैरामीटर माना जाता है, और यही कारण था कि 2015 में इंडिया ने जीवीए वाली चीज़ के आधार पर कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। लेकिन जीवीए का जो पैरामीटर है वो सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, मतलब कि किस सेक्टर में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, किस सेक्टर में कितना निवेश करने की आवश्यकता है, वहाँ पर जीवीए का जो पैरामीटर है ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। लेकिन जब हम क्रॉस कंट्री एनालिसिस करते हैं, जब हम अलग अलग देशों की इनकम्स को कंपेयर करने की बात करते हैं, वहाँ पर जीवीए का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर जीडीपी ही इम्पॉर्टेंट है और वही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये भी इस पूरी स्टोरी को यहाँ पे शांत करवा देगा कि जीडीपी इज़ द नंबर जब हम बात करते हैं अगर हमें दो देशों को आपस में कंपेयर करना है। तो वहाँ पर इंडिया ने फिनोमिनल ग्रोथ को शोकेस किया है जिसको कोई भी रिफ्यूट या डिनाई नहीं कर सकता है। और अगेन अगर आप देखें और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रिसेशन की बातचीत हो रही है, यूके, जापान, ना जाने कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, कनाडा, जर्मनी, लग्जमबर्ग, सभी में ये बड़ी बड़ी यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पर हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ सोचने वाली है, जब ये कह रही हैं कि इंडिया की ग्रोथ नहीं स्लो डाउन हुई है, तो फिर जितने भी वेस्टर्न बैंक्स हैं इनके द्वारा हमारी जीडीपी प्रोजेक्शन को बढ़ाया क्यों गया?
ओवरऑल जो हमारी टोटल साल की जीडीपी है, बार्कलेज ने कहा है कि अब इंडिया 6.5% पर नहीं 7% पे ग्रो करेगा। सिटी ग्रुप ने कहा 6.8% पे ग्रो करेगा। डॉयशे बैंक ने कहा 6.5% पे ग्रो करेगा। इन सभी ने अपने एस्टिमेट्स को अपग्रेड किया है, हाइक किया है, रेज किया है। इसका क्या कारण है? इंडिया ने तो किया ही है। इंडिया ने कहा कि हम लोग 7.3 की जगह 7.6% पे ग्रो करेंगे। वो तो इंडिया ने तो कहना ही था, लेकिन इनके द्वारा ये जो प्रोजेक्शंस को रेस किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है? आई थिंक यहाँ से भी हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि भले कोई कुछ भी कहे, बट अल्टीमेटली हमारे जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ने ही वाले हैं। बाकी दोस्तों, आप अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली करोलबाग में, नई दिल्ली मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आ चुके हैं। और इन सभी सेंटर्स में आपको हम लोग 2025 और 26 के लिए जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं। एनरोल करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बिटली लिंक पे जाकर के क्लिक करना है और अपनी जानकारी भरनी है, मेरा कोड भरना है। हमारी टीम प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रीच आउट करेगी और आपकी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड